दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के प्रश्न बैंक के बारे में पढ़ेंगे और ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है। यदि आप लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजिएगा ताकि हम आपको और भी लेक्चर बना सकें। तो आइए हम चलते हैं समाजशास्त्र के 11वीं क्लास में प्रश्न बैंक पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका पेपर है और यहाँ पे जो आपको वस्तुनिष्ठ के तौर पे दिए गए हैं, देखिए इस समय 3 घंटा और कुल अंक 80 और जो कि इस तरीके से दिया गया है। अब आप इसमें देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सबसे पहले। तो के हस्तांतरण से ही समाज में गतिशीलता बनती है। तो यहाँ पे है दोस्तों परंपरा के हस्तांतरण से ही गतिशीलता बनती है। नेक्स्ट है इसमें कार्ल मार्क्स ने संघर्ष को एक रचनात्मक शक्ति माना है। कौन सी माना है? रचनात्मक शक्ति माना है। नेक्स्ट आपका जो है तीसरा क्वेश्चन है, भोपाल में गैस आपदा हुई थी। तो ये है 1984 में ये जो कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग पर प्रथम विश्व सम्मेलन, जो कि कहाँ पे? कोयटा शहर है, जापान का कोयटा शहर है। यहाँ पे प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था ग्लोबल वार्मिंग पर। अब नेक्स्ट है पाँचवा, ये साक्षात्कार, ये पाँचवा है साक्षात्कार तथ्य संकलन की एक प्रविधि है। तो साक्षात्कार क्या है? ये है आपकी प्राथमिक है ना। ये प्राथमिक क्या होता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साक्षात्कार जब हम किसी व्यक्ति से आमने सामने मिलते हैं तो ये प्राथमिक डाटा के अंतर्गत आता है। जैसे हम अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम उससे मिल रहे हैं, उसके बारे में हमें डायरेक्ट जानकारी मतलब हासिल करना चाहते हैं, तो ये साक्षात्कार हुआ। तो ये आपके प्राथमिक तथ्यों के संकलन में आता है। जैसे कि अगर हमें किसी के व्यक्ति के बारे में जानकारी न्यूज़पेपर से मिलती है या हमें किसी और माध्यम से मिलती है तो वह क्या होगा? द्वितीयक होगा, है ना। तो वह द्वितीयक तथ्य संकलन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो आइए हम देखते हैं सही विकल्प को। तो यहाँ पे आपके सही विकल्प हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो सबसे पहले ये देखते हैं सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा। तो ये यहाँ पे पार्क और वर्गेस, ये यहाँ पे इसके सही आंसर ये है। भोपाल आपदा 1984 को कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अब नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड बुक किसने लिखी? तो यहाँ पे है तो इमाइल दुर्खीम, ये आपकी इमाइल दुर्खीम यहाँ पे आंसर है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकली मेथड बुक। सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये जो सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग लिडमैन है उन्होंने किया था। सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? तो यह चार्ल्स कूले। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? चार्ल्स कूले ने यहाँ पे प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपके जो सही विकल्प हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको ओरिएंटेड बनाया गया पूरा एग्ज़ाम को देखते हुए कि आपके जिस तरीके से 5-5 क्वेश्चन आते हैं उसमें एक नंबर के, तो उसमें आपको
यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसी तरीके से बिल्कुल सेम जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा, सेम उसी तरीके से पैटर्न यहाँ पे बनाया गया है। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, सही जोड़ी बनाइए। संस्कृतिकरण, ये संस्कृतिकरण की परिभाषा है या ये दी थी M.N. श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास द्वारा दिए गए थे। ट्रोविया अंडा द्वीप समूह का अध्ययन किया था ट्रोविया मेलिनोवस्की ने। नातेदारी की श्रेणियाँ, नातेदारियों की श्रेणियाँ, ये नातेदार की श्रेणियाँ G.P. मर्डॉक द्वारा दिए गए थे। जाति एक बंधवर्ग है, यह कथन दिया गया था D.N. मजूमदार एवं मदान द्वारा। पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है, कारक क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण है औद्योगिकरण। ये आपके सही जोड़ियाँ बन जाती हैं और आप लोग इनको बार बार देखिएगा ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो और आपको याद बने रहें। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पे है अर्नेस्ट हैकल। तो सब इनका पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल है। इसके उत्तर हैं दोस्तों अर्नेस्ट हैकल हैं। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड बुक, जो कि अभी अभी जस्ट बताया था, इनका क्या है? इमाइल दुर्खीम है। इमाइल दुर्खीम है इसका आंसर। G.P. मर्डॉक ने प्राथमिक नातेदारी को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 8 प्रकार में बांटा गया है। 8 प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ पे आइए हम आपको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं कि 8 प्रकार इन्होंने जो बताए हैं, इनमें से 2 प्रकार के नातेदारी संबंध होते हैं। जो संबंध होते हैं, एक होता है विवाह संबंधी और 7 होते हैं रक्त संबंधी। तो यहाँ पे जो रक्त संबंधी होते हैं उनमें माता और बेटा, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, और इनके अलावा जो माता का और पिता का मतलब जो संबंध होता है, जैसे जो हमारे माता जी और पिताजी होंगे तो उनका विवाह संबंध आता है। इस तरीके से ये 8 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ये प्राथमिक नातेदारी के हैं। जबकि द्वितीयक नातेदारी, उसमें उन्होंने 33 प्रकार के द्वितीयक जो नातेदार होंगे, द्वितीयक, उन्होंने 33 प्रकार के संबंध बताए हैं। और जो तृतीयक संबंध होंगे वह 151 प्रकार के होते हैं। इस डाटा को ज़रूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और चूँकि आज नहीं, ये हमेशा बाद में कभी भी ये याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। और यदि आपको और डिटेल से देखना है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो आपको बहुत सारे उसमें वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे देखने को, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डिटेल से। जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसने दिया था? तो ये मैकाइवर पेज ने दिया था। ये किसने दिया था? मैकाइवर एवं पेज ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर पे। जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के के साथ विवाह करती है तो वह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? ये है प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ये कौन सा है? प्रतिलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। ये है आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, कानून विरोधी उस व्यवहार को क्या कहा जाता है जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जाता है? अर्थात इसको ये कह सकते हैं कि अपराध किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अपराध क्या है या किसे कहते हैं, है ना? तो आपको बता दें कि कानून विरोधी उस व्यवहार को जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जाता है ना? मतलब ये जैसे कोई कानून बना हुआ है
अगर उसके विरोध में यदि आपने कोई ऐसा कृत्य किया है कि जो समाज में उसके लिए मतलब दंड का प्रावधान किया गया है और आपने ऐसा कुछ कृत्य कर दिया है, तो वह आपको दंड देने के लिए जो कानून लगेगा उसके तहत आपको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और आपको दंडित किया जाएगा। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो ये क्या है, भारतीय कानून है। और यदि आपने उसको कृत्य को कर दिया है, यदि किसी को हानि पहुंचा दी, तो आपको इसमें क्या होगी, दंडित किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। और इस दंड की प्रवृत्ति भी देखी जाएगी कितनी गंभीर है या थोड़ी बहुत, मतलब आपने अपराध किया है तो उसके लिए उस तरीके का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, सत्ता का आधार क्या होता है। सत्ता का आधार क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, सत्ता का आधार क्या है, वैधता है। अब देखिए यहाँ वैधता क्या होती है, वेबर के अनुसार कानून, परंपरा और चमत्कार वैधता के प्रमुख आधार होते हैं। तो आपको वैधता बता दें, सत्ता का वैधता, जैसे कि अभी हम देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं तो वो चुन के जाती हैं। उनको कौन चुनता है, जनता चुनती है। और जनता कैसे, उनको वोट देती है और वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और यही जाते हैं, कोई पार्लियामेंट में जाते हैं, जैसे कि एमपी सांसद का चुनाव होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उनको मतदान करते हैं और वो यहाँ से चुन के जाते हैं। तो वहाँ पे वो क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से आपके आसपास जो भी सांसद होंगे उनको देखो, उनको देखा होगा तो वो दिल्ली जाते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे जाके जो कानून बनता है ना, तो उसमें उनकी भागीदारी होती है। तो अभी वर्तमान में जो सरकार है, तो भाई उन्होंने अभी कानून बनाया था कि जो कोरोना के टाइम पे कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या होगी, ये सत्ता ने क्या किया, वैधता है, क्योंकि उनके पास वैध है, वो सरकार वैध है, मान्यता प्राप्त है वो, इसलिए क्या है, वह कानून बना सकती है ना, और हमारे ऊपर लागू कर सकती है। तो ये वैधता है। कानून, परंपरा भी इसी के अंतर्गत आती है। जैसे परंपराएं रहती हैं कि हमें मंदिर के अंदर जूते चप्पल पहन के नहीं जाना है, बिना नहाए धोए हमें मंदिर के अंदर नहीं जाना है। तो ये क्या हो गई, ये परंपराएं हो गई। तो ये भी इसी तरीके से वैध होती हैं और इनकी वैधता एक जगह नहीं, हर जगह लगभग लगभग होती है और सभी समाजों में अलग अलग उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं होती हैं, है ना। क्योंकि ये छोटे स्तर पे होती है परंपराएं, कानून ये जो होता है औपचारिक होता है और ये पूरे एक देश पे लागू होता है और ये केवल एक निश्चित क्षेत्र पर या निश्चित समाज पर लागू होता है। चमत्कार, वैधता, अब यहाँ पे वैधता जो है वेबर के अनुसार उन्होंने 3 प्रकार की बताई थी, कानूनी, परंपरागत और चमत्कारी सत्ता। तो ये जो होती है चमत्कारी होती है, इसमें कोई चमत्कारी व्यक्ति के पास ही होती है। जैसे गांधी जी, तो उन्होंने गांधी जी की सत्ता को वहाँ पे चमत्कारी सत्ता के अंतर्गत रखा था, जो कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि गांधी जी इतने पावरफुल लीडर थे, या ऐसा कह लें कि वो उनकी चमत्कार, उनको कोई पार्टी जैसे पार्टियां उनके आगे कुछ भी नहीं थी, है ना। जैसे बहुत सारे लोग रहे हैं, दादा भाई नौरोजी रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे। वो उनकी खुद की ही इतनी चमक थी या उनकी उतनी खुद की इतनी वैल्यू थी कि वो उनकी चमत्कारी सत्ता के अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट है, आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, हो जाने दीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, उद्विकास क्या है। तो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होने वाली, ना कि ये यहाँ पे बोली नहीं, होने वाली प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को जिसमें जीव सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, उसे उद्विकास कहा जाता है। देखिए जैसे ये उद्विकास क्या होता है कि शुरुआती विकास से और विकास की ओर आगे के, मतलब जटिल विकास की ओर आगे बढ़ते रहना। ये क्या होता है कि लंबे समय से आपने देखा होगा बहुत पुराने समय में मतलब जो घर का स्ट्रक्चर देखा होगा
या समाज सरल समाज था, जैसे पुराने समय में देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र बहुत सरल था, मतलब वहाँ पे लोग इतने सरल हुआ करते थे, और मतलब वहाँ पे ना कोई आधुनिकता थी, कुछ भी नहीं था, तो लोग वहाँ पे सादा जीवन जीते थे। लेकिन आज के समय में वहीं पे देख लीजिए मोबाइल आ गया है, गाड़ियाँ आ गई हैं हर घर में, है ना, एसी तक आने लगे हैं, है ना। तो ये क्या है, उनके उद्विकास हो रहा है, जैसे जैसे उनका विकास होता जाता है तो उनकी परिपाटियाँ हैं, रूढ़ियाँ, प्रथाएँ हैं, वो वैसे ही उतनी और जटिल से जटिल होती जा रही हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए पारिस्थितिकी के प्रकार। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पारिस्थिति होती क्या है, और यह दो प्रकार की होती है। तो पारिस्थिति मतलब वो होती है कि जिसमें व्यक्ति का अस्तित्व होता है ना, जिसके नाम से वह जाने जाते हैं, है ना। तो ये दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त पारिस्थिति और अर्जित पारिस्थिति। तो जो प्रदत्त होती है वह किसी के द्वारा दी गई होती है ना, जिसके कि हमारा उस पर कोई वश नहीं चलता है, जैसे जाति, है ना, नातेदारी, है ना, जाति होगी, नातेदारी होगी, इस पे हमारा कोई बस नहीं रहता है, क्योंकि भाई हम ये पहले से डिसाइड थोड़ी ना होता है कि हम उस समाज में जाएंगे या हम उस नातेदारी के संबंधों में जाएंगे, ये तो पहले से कोई फिक्स नहीं होता है। इस तरीके से यह अपनेपन पर आधारित होती है। नातेदारी कैसी होती है, अपनेपन पर आधारित होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति जो होती है वह अपने बलबूते पे की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो वो अपने बलबूते पे बनेगा, भाई इसमें ये कोई जाति का चुनाव नहीं रहता है। जैसे कोई शिक्षक बनेगा, है ना, शिक्षक हुए, है ना, तो वो अपने बलबूते पे बनते हैं, है ना, और चिकित्सक हुए, है ना। इसके अलावा और भी कई मतलब जो पद होते हैं, है ना, सैनिक हुए, है ना, तो ये भी क्या है, ये सब अपने बलबूते पे बनते हैं। समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, नेक्स्ट, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, या क्या समझते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो संस्कृति होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है, हमें जो हमारे बड़े होते हैं वह हमें अपने संस्कार सिखाते हैं, वही संस्कृति होती है कि जो हमें दूसरों से सीखने को मिलता है ना। जो हमारे पूर्वज हमें मतलब बताते हैं वही हमें क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होती रहती है, वही क्या है, समाजीकरण होता है। उनसे हमने सीखा, हम आगे वाली पीढ़ी को क्या करेंगे, वो सिखाएंगे, है ना। वो रीति रिवाज, वो सब चीज़ें जो हमें बड़ों से मिली हैं, है ना, वही कि उसी का क्या है, समाजीकरण करना, है ना। जो हमें मिला है वह हम आगे बढ़ा देंगे, उसी को आगे बढ़ा देंगे। टॉलकार्ड पार्सन्स के अनुसार व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। कितनी बढ़िया परिभाषा है। मतलब मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत मतलब अपने आप समाहित कर लेना, अपने अंदर मतलब उसको बैठा लेना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। उसी के अनुसार मतलब अपनी दैनिकचर्या या दिनचर्या या उसी के अनुसार अपने आपको कार्य रूप में परिणत कर लेना ही समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक नियंत्रण समाज के व्यक्तियों के मनमाने या समाज विरोधी व्यवहारों को जब समाज द्वारा रोक या प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि सामाजिक नियंत्रण क्यों लगाया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण लगाने का तात्पर्य ये है क्योंकि समाज सुचारू रूप से और सही तरीके से संचालित होता रहे, जैसे कोई अवांछित गतिविधियाँ न हो, उत्पन्न हो, इसलिए ये क्या करते हैं, उन पर रोक लगाते हैं किन्हीं व्यवहारों को। जैसे व्यवहार जो समाज विरोधी, जैसे चोरी हो, चोरी करना क्या है, ये समाज की विरुद्ध काम है, तो उस पर क्या करना है, नियंत्रण या प्रतिबंध लगाना होता है, तो उसको सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है संरचना परिवर्तन किसे कहते हैं। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को उसके दूरगामी प्रभाव डालता है संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। देखो संरचना क्या होती है, जैसे दूरगामी पर मतलब जो होते प्रभाव डालता है, जैसे संरचना में परिवर्तन। अब आपने पहले देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, यदि इसको उदाहरण आपके आसपास से ही लीजिए,
जैसे पुराने घर की जो संरचना हुआ करती थी, घास फूस के बनते थे, या फिर मतलब जो मिट्टी के बनते थे, पुरानी मिट्टी, मतलब के बस केवल मिट्टी से खड़े हुए होते थे जो घर थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जो मकान है वो पिलर दे के बनते हैं, है ना। कच्ची गारा ईंट से नहीं बनते हैं, अब सीमेंट की अब आने लगी हैं, कंक्रीट की भी आने लगी हैं, है ना। ईंटा तो उससे बनने लगे हैं। इसके बाद इसके अलावा और भी जैसे समाज हम लोग देखते हैं जो संरचना में परिवर्तन कैसे हो रहा है। पहले हमारे पास साधन चिट्ठी हुआ करती थी संचार के साधनों में, लेकिन अब क्या है, मोबाइल है, फ़ोन, टेलीफोन, ये सब फैक्स है, मेल है, ये सब क्या है, ये क्या है, परिवर्तन ही हो रहा है। और इसमें हो रहा है संरचना में परिवर्तन, है ना। तो ये हमारी संरचना में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है अवलोकन पद्धति क्या है। तो अवलोकन का अर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, अवलोकन मतलब किसी भी चीज़ को देखना, है ना, मतलब उसके बारे में आकलन करना। अवलोकन मतलब सबसे पहले अवलोकन में नेत्रों का ही सब सर्वाधिक प्रयोग होता है। हम उसको देखते हैं कि क्या है उसमें, चीज़ें कैसी हैं, है ना। अगर हम बिना देखे अगर किसी वस्तु का आकलन करें तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय नेत्रों द्वारा किया गया व्यवस्थित सुविचारक अध्ययन अवलोकन कहलाता है। देखो, एक तो क्या होता है इसमें, घटना, कोई भी घटना घट रही है तो जो स्वाभाविक रूप से घटित होते समय, मतलब जब वह घट रही है वो अपने अनुसार, है ना, तो उसका क्या करना है, होता है कि यह घटित होती है तो नेत्रों के द्वारा किया गया व्यवस्थित अवलोकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सामाजिक शोध क्या है। तो सामाजिक शोध घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही क्या है, सामाजिक खोज है। जैसे कि अभी समाज में आपने देखा होगा कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे कि मोबाइल टावर, है ना, मोबाइल टावर के आसपास हमने देखा है कि जो पक्षी होते हैं उनकी मृत्यु ज़्यादा होने लगी है या हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है और उसकी समस्या से क्या क्या समस्या हो सकती है। तो वहाँ पे ये देखा गया है कि जो टावर, मोबाइल टावर की जो फ्रिक्वेंसी है उनके माध्यम से जो मतलब जो चिड़ियाँ हैं, कौवे हैं, ये इनको बहुत हानि पहुँच रही है, जिससे क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी समस्या क्या हो सकती है कि भाई आगे चल के ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि ये जो पक्षी हैं या छोटे जीव हैं ये हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं, और जैसे ही अगर इनमें परिवर्तन होता है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं मतलब आगे चल के खड़ी हो सकती हैं। तो इस चीज़ की हमें क्या हुई, ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हो सकता है कि इसके पहले किसी को जानकारी हो या ना हो, लेकिन हमारे द्वारा ये क्या हो गई, उनको जानकारी प्राप्त हो गई। लेकिन इसकी किसी न किसी ने तो खोज की होगी, व्यवस्थित खोज की होगी ना, इसी को ही क्या है, सामाजिक शोध है। हम कई तरीके से सामाजिक शोध कर सकते हैं, है ना। जैसे कि विवाहों में भी देख सकते हैं कि जैसे कई लोग मैट्रिमोनियल साइड हैं या न्यूज़पेपर में अपनी जो जानकारियाँ देते हैं, तो वो भी कुछ लोग गलत जानकारियाँ दे देते हैं। कि भाई लड़की की उम्र क्या है ना, उनका रंग कैसा है ना। और पुरुषों में भी होता है कि भाई वो भी बता देते हैं कि भाई हमारी सैलरी इतनी है, ऐसी डिपार्टमेंट में है, फलाना फलाना। तो ये क्या है, ये सामाजिक शोध है कि कई लोग क्या करते हैं, फ्रॉड काम कर देते हैं। तो ये क्या है, एक सामाजिक शोध है भाई, इसमें शोध हुआ कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं लोग और फिर ये आगे चल के ये समस्या बन जाती है। तो क्या है, ये शोध हो गया है समाज में। नेक्स्ट है संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अभी अभी हमने देखा था कि जिस प्रकार हमें ये अनजानी जगह का पता लगाने के लिए एक मानचित्र की आवश्यकता होती है, उसी तरह समाज के व्यवहार करने के लिए संस्कृति की आवश्यकता होती है। जैसे हमें संस्कृति को, हमें समाज में रहना है और हमें अगर समाज के तौर तरीके सीखने होंगे, हमें समाज में जो परिपाटियाँ हैं उनको मानना पड़ता है ना। तो वह संस्कृति मतलब जो होती है एक सामान्य समझ है जिसको अन्य व्यक्तियों के साथ
सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा और विकसित किया जाता है। तो जैसे कि अभी अभी बताया था कि जो हमें संस्कृति होती है, मतलब जो हमें व्यवहार होते हैं, जो समाज में रहने लायक जो हमें जब बनाया जाता है, तो वो हमें किससे मिलते हैं? हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, हमें बड़ों से मिलते हैं, और जो कि हम लोग सीखते हैं, और जो हम सीखते हैं और उसी को क्या करते हैं, हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है? संस्कृति, और संस्कृति का हस्तांतरण है। नेक्स्ट है सहभागी अवलोकन को स्पष्ट कीजिए। तो सहभागी अवलोकन से स्पष्ट करने पर पीएच मान कहते हैं, सहभागी अवलोकन का अर्थ एक ऐसी दशा है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का अत्यधिक घनिष्ठ सदस्य बन जाता है। उस समूह को कभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भाग ले लेता है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे है अवलोकन, मतलब सहभागी अवलोकन। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में यदि रिसर्च कर रहा है, जानकारियाँ जुटा रहा है, तो उनको कुछ लोग होते हैं कि जो रियल जानकारी चाह रहे हैं। जैसे कि मेलिनोवस्की ने ट्रोबिएंडा द्वीप समूह का अध्ययन किया था, तो वो वहीं पर रहने लगे थे। तो उनका कैसा है? सहभागी अवलोकन है। जिसके साथ हम अध्ययन कर रहे हैं, हम उसी के साथ घुल मिल जाना, उन्हीं की संस्कृति को कुछ समय के लिए अपना लेना, उनके साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना पीना, तो उनके बारे में पूर्ण जानकारी ले लेना, ये क्या होती है? सहभागी अवलोकन। यानी उनके साथ ही रहने लगना, ये सहभागी अवलोकन कहलाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये दुर्खीम है, दुर्खीम महोदय, एमाइल दुर्खीम, इन्होंने यांत्रिक एवं सावयवी एकता में मतलब इन्होंने बताया है, ये इन्हीं की अवधारणा है। तो यांत्रिक एकता के अनुसार परंपरागत संस्कृति में सरल श्रम विभाजन की विशेषता है, क्योंकि समाज में अधिकतर सदस्य एक जैसे कार्यों में लगे रहते हैं। तो इन्होंने देखो यांत्रिक एकता को बताया है ग्रामीण क्षेत्र का पूरा इन्होंने ग्रामीण जीवन का यहाँ पे अध्ययन किया है, या ग्रामीण क्षेत्र को बताया है। उन्होंने क्या कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, लगभग सभी का एक ही प्रोफेशन रहता है। जैसे कि कृषि देख लो, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः लगभग 70% लोग क्या करते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं, और वो कृषि ही करते हैं। वहाँ का एक सरल जीवन होता है। सुबह से उठे, खेत पे चले गए, श्रीमती जी आई, मतलब पत्नी आई उनकी, खाना पीना बना के लेके आई, 11-12 बजे के लगभग खाना पीना खाया उन्होंने, और वो शाम को चले आए, खाना पीना खाया, सो गए। और ये दिनचर्या उनकी दिन हर बार यही होती है, मतलब रोज़ यही होती है लगभग। तो उनका जीवन सेम ऐसा ही रहता है। तो मतलब एक यंत्र की तरह वो ये काम करते रहते हैं। और केवल एक ही व्यक्ति का नहीं है ये, वहाँ की ग्रामीण क्षेत्र के हर एक व्यक्ति का, जो किसान होते हैं, कृषि करते हैं, उनका हर एक व्यक्ति का यही जो है दिनचर्या रहती है ना। इसीलिए, और वो खुद पर निर्भर रहते हैं, है ना, वे एक दूसरे के साथ समान प्रकार के अनुभव तथा मान्यताओं से बंधे होते हैं, और उनकी जो रूढ़ियाँ मान्यता हैं वो एक सी रहती हैं, और वो उन पर बंधे रहते हैं। जबकि सावयवी एकता में क्या होता है? इसके अंतर्गत आर्थिक निर्भरता एक दूसरे के कार्यों की महत्ता पर से बना होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे शहरों में आपने देखा होगा, है ना, तो वहाँ पे सावयवी एकता, मतलब वहाँ पे शहरों में क्या होता है कि एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति अपने खुद के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहता है, वो बहुत सारे लोगों पर डिपेंड रहता है। जैसे भाई दूध चाहिए तो सुबह से वो दूध वाला न्यूज़पेपर डाल गया, है ना। इसके बाद मतलब अगर वो चिकित्सक है तो उसके बच्चों को शिक्षा की भी ज़रूरत है, तो वो स्कूल भेज देंगे। इसके बाद में उनको खाने पीने की ज़रूरत है, तो वही वो किसानों से या जो भी है तो उन पर भी निर्भर है। इस तरीके से उनकी निर्भरता क्या है? बहुत ज़्यादा लोगों तक डिपेंडेंसी रहती है ना। और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, भाई खेती चाहिए तो भाई जैसे खाने के लिए कुछ सब्जियां चाहिए तो वो उनके पास वहीं पे उपलब्ध हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में घर ही पे उगा लेते हैं। उनके यहाँ दूध की व्यवस्था है तो वो खुद से उनके घर में 1-2 गाय भैंस अधिकांशतः मिल ही जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो उनके पास अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा उनके पास लगभग वो
80% अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो ग्रामीण क्षेत्र में वो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सावेवी एकता मतलब शहरी क्षेत्र की एकता, शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है और यह अत्यंत जटिल होता है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सरल होता है ना, और ये बहुत जटिल होता है। यहाँ के लोग एक दूसरे पर अधिक आश्रित रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह उत्पाद चाहिए और उत्पाद दूसरे व्यक्ति से, और जो उत्पाद दूसरे व्यक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारतीय संस्कृति तथा समाज की क्या विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति तथा समाज की क्या विशेषता है। तो देखिए, भारतीय समाज का एक लंबा इतिहास रहा है। ये तो आपको भी पता है कि भारतीय समाज बहुत, ये संस्कृति है बहुत पुराने समय से जीवित है ना। और ये क्या है कि इसमें भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय समाज में क्या है, एक बहुत लंबे समय से क्या है, इसका इतिहास रहा है ना। इसे बनाए रखने में इसकी संरचनात्मक विशेषताएं, प्रमुख परंपराओं की एक विशेष योगदान रहा है, जैसे प्राचीनता, है ना। तो ये बहुत पुराने समय से, अभी भी उस समय भी थी और आज भी है ये संस्कृति। भारतीय संस्कृति स्थायित्व मतलब इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया है उतना ज़्यादा। सहिष्णुता मतलब यह किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाती। ये हमेशा सबके प्रति कैसी है, सहिष्णु है ना। और ये कैसे, अनुकूलनशीलता। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें क्या है, ये खुद में क्या होती है, अनुकूलन कर लेती है। किसी भी जगह जाती है तो ये क्या है, एडप्ट कर लेती है। जैसे कि जब अंग्रेज आए भारत में या मुग़ल आए भारत में, वहीं से लगा लेते हैं, जब मुग़ल आए भारत में तो भारतीय संस्कृति भी जीवित रही और उनकी जो संस्कृति है उसको भी एडेप्ट कर लिया, यानी उनको भी अपने अनुकूल कर लिया। उसी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी मतलब जो वहाँ से आए, अपना मतलब धर्म लेके आए अंग्रेज लोग, तो उनकी जो क्रिश्चियनिटी है वो भी यहाँ पे एडप्ट हो गई और हमारी संस्कृति भी क्या है, आज उसी के अनुसार अभी भी व्याप्त है ना। तो ये क्या है, अनुकूलन कर लिया अपनी संस्कृति ने। सर्वांगीणता, भाई इसमें सभी सर्वांगीणता का यानी सभी गुण इसमें उपलब्ध हैं। सभी गुण यानी इसमें लचीला भी है, कठोर भी नहीं है उतना, और कठोर भी है, इनकी मान्यताएं कठोर हैं, है ना। तो इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। और ग्रहणशीलता, जो कि अभी बताया है, ये हर एक संस्कृति के गुणों को ग्रहण कर लेती है ना। आशावादी प्रकृति, कभी भी हमारी संस्कृति निराश नहीं होने देती है, हमेशा आशावादी कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार अच्छा होगा, ये एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो अगली बार होंगे पास। तो क्या है, हमेशा क्या है, आशावादी बने रहना है ना, निराशावादी नहीं रहते हैं। भारतीय संस्कृति तथा समाज की प्रमुख ये विशिष्टताएं हैं। हजारों वर्षों में हुए परिवर्तन के बावजूद भी ये विशिष्टताएं यथावत बनी हुई हैं। विभिन्न विद्वानों ने भारतीय संस्कृति तथा समाज की अलग अलग विशिष्टताओं का उल्लेख किया है। एम श्रीनिवास ने सामाजिक संस्कृति विविधता, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी बताया है कि देखो इसमें क्या है, समाज में सांस्कृतिक विविधता कितने प्रकार की पाई जाती है, बहुत सारी विविधताएं पर बल दिया है ना। और इसी तरीके से ड्यूमा ने, लुई ड्यूमो नाम है, लुई ड्यूमो ने श्रेणीबद्धता को प्रमुख माना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर इस क्वेश्चन को और डिटेल से देखना मतलब पढ़ना है तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो कि 11th क्लास का मैंने फर्स्ट चैप्टर का बनाया है उस पर जाके आप देख सकते हैं। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद और वितरण का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र उपागम के रूप में आर्थिक चरों जैसे कीमत, मांग, पूर्ति, आय, व्यय, इन सभी का क्या करता है, यह लेखा जोखा मतलब मतलब इन्हीं पे ये क्या है, पूरा का पूरा डिपेंड है ये अर्थशास्त्र। अर्थ तात्पर्य है कि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु आर्थिक क्रियाकलाप है। इसका मुख्य क्रिया बिंदु क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है। जबकि समाजशास्त्र आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों को व्यापक परिक्षेत्र में देखता है। नेक्स्ट है इसमें अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वास्तव में आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों को एक कड़ी की भांति होते हैं, एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं, एक दूसरे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे समाज में आर्थिक प्रक्रियाएं विकसित होती हैं, वैसे वैसे सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। अर्थात आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन में के लिए उत्तरदायी है। अब आप जैसे देखिए, जैसे जैसे आपकी आर्थिक स्थिति उन्नत होती जाएगी, उसी तरह आपका जो रहन सहन है और समाज में उठने बैठने के लोग मतलब जो तौर तरीके होते हैं, उनमें भी आपने बदलाव आ जाता है ना। तो ये सभी क्या है, ये सब होता है आर्थिक क्षेत्र पर। जैसी आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आपकी सामाजिक उन्नति भी होती जाती है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जो आपको वहाँ पे जो 11th वाले फर्स्ट चैप्टर में जो आपको बताया था कि इसमें समाज मतलब जो है समाजशास्त्र की प्रकृति, वो कुछ जो समाजशास्त्री हैं वो मानते हैं कि ये विज्ञान है और कुछ लोग मानते हैं ये सामान्य विज्ञान है कोई, है ना। तो इस तरीके से है स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, कुछ विद्वान हैं जो कि विज्ञान मानने वालों में से हैं और कुछ जो हैं उनको विज्ञान नहीं मानते। जो विज्ञान मानते हैं वह क्या कहते हैं, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। इसमें कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग होता है, तथ्यों का तटस्थ रहकर अध्ययन करना। तो ये कुछ चीज़ों में ये तटस्थ होकर भी कार्य करता है कि भाई जिस तरीके से समाज में रूढ़ियाँ बदल रही हैं, परंपराएं बदल रही हैं, तो ये आएगा। जैसे कि सबसे पहले साम्यवाद वो मतलब देखा जाए तो समाजवाद था, या मतलब सामंतवाद। फिर इसके बाद में इस तरीके से मतलब जो क्रम चला आया है, सामंतवाद, है ना। फिर इसके बाद में इसके बाद ये लोकतंत्रवाद, फिर अब पूंजीवाद के बाद अब फिर से मतलब समाजवाद, वो साम्यवाद की स्थिति आने वाली है, मतलब ऐसा माना गया है। नेक्स्ट, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। समाजशास्त्र का अपना अध्ययन जो अपने अध्ययन क्या है का वर्णन करता है। जो समाजशास्त्र है वो क्या कहता है, क्या है का वर्णन करता है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की क्षमता होती है, ये इन लोगों का मानना है ऐसा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को विज्ञान न मानने वालों में आपत्तियों के आधार पर इसे विज्ञान नहीं माना है। जैसे समाजशास्त्र में निष्पक्षता की कमी है, मतलब वह स्पष्ट रूप से मतलब निष्पक्ष नहीं है, कुछ न कुछ उसमें कमी रह जाती है। तथ्यों की माप नहीं किया जा सकता है, ये तो सही बात है कि तथ्यों का क्या है, माप नहीं कर सकते हैं कौन किस तरीके का तथ्य है ना। और इसमें एक कोई प्रयोगशाला नहीं है भाई, इसकी लेबोरेटरी ऐसा है कि एक निश्चित क्षेत्र नहीं है, बल्कि जो समाज है ना, समाज ही इसका क्या है, क्षेत्र मतलब लेबोरेटरी है भाई। जो हम हैं, व्यक्ति हैं, और उसके साथ घटना हो रही हैं, घटनाएं दिन प्रतिदिन, तो ये क्या है, इस उसकी यह क्या है, पूरा समाज ही उसकी लाइब्रेरी है ना। तो इस तरीके से है ये। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र के विकास के बारे में विस्तार से लिखिए। ये आपको वहाँ पे भी बताया था और आज यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें अब आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत में समाजशास्त्र का संस्थागत विकास के रूप में 1919 में हुआ था, और ये बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। और जो कि आपको बताया था पैट्रिक गिड्स नामक एक जो ब्रिटिशर्स थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पे स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया। और फिर इसके बाद में उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर BN सील की अध्यक्षता में मतलब 1921 में ईस्वी में लखनऊ में, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1921 में विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इनके नेतृत्व में हुआ था BN सील के, और ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है इसी में कि भारत में समाजशास्त्र का विकास उपनिवेशवाद, आधुनिक पूंजीवाद
एवं औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप माना जाता है। जब यहाँ पे उपनिवेशवाद हुआ, यानी ब्रिटिश लोग आए, आधुनिक पूंजीवाद और औद्योगिकरण जैसे तेज हो गया, तो इसके कारण समाज में बहुत सारी चीज़ों में क्या हुआ, बदलाव हुआ। और उन्हीं बदलाव के फलस्वरूप यहाँ पे समाज का अध्ययन किया जाने लगा। और जब ये अध्ययन किया जाने लगा तो समाजशास्त्र का भी क्या हो गया, जन्म हुआ। और उसको पढ़ने लगे यहाँ पे हम लोग। अंग्रेज समाजशास्त्री ने 19वीं शताब्दी में यूरोपीय समाजों में का अतीत देखा, भारत में यूरोपीय समाजों का अतीत देखा। यद्यपि भारत में औद्योगिकरण का प्रभाव इतना नहीं था जितना कि पश्चिमी समाजों पर। ये तो सही बात है कि भाई औद्योगिकरण का प्रभाव सबसे पहले पश्चिमी देशों में देखा गया। सन 1952 में बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय समाजशास्त्री परिषद यानी GS घुरिये हैं, इन्होंने 1952 में इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। इस कारण से और बाकी इन्होंने क्या है, सर्वाधिक समय तक बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, रीडर के पद पर रहे। और इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की भी स्थापना की, जिस कारण भारत में समाजशास्त्र का इनको पिता कहा जाता है ना। इनको भारत में समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं जब सॉरी हम यहाँ पे देखते हैं, प्रजाति का अर्थ जनसमूह का अर्थ जनसमूह में होता है, तो इसमें पशुओं की नस्लों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये तो सामान्य सी बात है कि पशुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मानव समूह इसका तात्पर्य व्यक्तियों से नहीं वरन प्रजाति के मनुष्यों के बहुत बृहद संख्या से होना होता है। हाँ, ये सही बात है कि भाई इसमें बहुत बड़ी संख्या में होते हैं जो लोग, और उनकी एक जो बनावट है, उनकी शारीरिक लक्षण हैं, उनके आधार पर यहाँ पे मतलब जो होता है कि प्रजाति का निर्धारण होता है। जैसे मानव समूह शारीरिक लक्षण होना अनिवार्य है। लक्षण वंशानुक्रम द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। शारीरिक लक्षणों के आधार पर दूसरी प्रजातियों से पृथक किया जाता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें बिल्कुल छोटी हों, रंग गोरा हो, कद छोटा हो, है ना, बाल मतलब सीधे हों, तो कह देते हैं अच्छा ये तो चाइनीज़ लग रहा है, ये पूरा चीन का है ना। तो ये कौन सी है, मंगोलियन प्रजाति है, वो मंगोल प्रजाति है ना। तो ये मंगोलिया एक वहाँ पे देश है, उसके आधार पर यहाँ पे मंगोलाइड एक प्रजाति है। ठीक है, तो ये वहाँ पे मान लेते हैं कि ये मंगोलाइड हैं वहाँ पे। जैसे कि जैसे कोई कहते हैं जापानीज़ हैं, है ना, तो इसी तरीके से, है ना। और यहाँ पे प्रजाति विशेषताएं, प्रजाति शुद्धता की स्थिति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। हाँ, इनमें कोई बदलाव नहीं होते हैं, और इनका बदलाव होता है कम से कम 3 से 4 पीढ़ी बाद ही इनमें बदलाव आता है। जैसे कि हम भारतीय लोग हैं, यदि कहीं ऐसे ठंडे प्रदेशों में जैसे रशिया में रहने लगेंगे, तो कम से कम जो हमारी पीढ़ी है उसकी पीढ़ी होगी, उसके बाद जो पीढ़ी होगी, तो उसमें वो चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ से अमेरिका चले गए और हमारी जो पीढ़ी होगी वो गोरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम हैं वैसे ही मतलब जो अपनी पीढ़ी मतलब आगे बढ़ती है। अर्थात भौगोलिक पर्यावरण के बदलने से प्रजाति के जो मूल लक्षण होते हैं, मूल शारीरिक लक्षण हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जाति एवं प्रजाति के बारे में GS घुरिये के विचार। दोस्तों लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जाति और प्रजाति के बारे में GS घुरिये के विचार। GS घुरिये ने जाति और प्रजाति के संबंध में विषयों में रही है। उनके 1932 ईस्वी में उनकी प्रथम पुस्तक भारत में जाति एवं प्रजाति, है ना, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, है ना, प्रकाशित हुई। इसमें जटिल घटना बताते हुए उन्होंने निश्चित शब्दों को मान्यता दी, परंतु 6 विशेषताओं का उल्लेख उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने विशेषतः समाज में खंडात्मक विभाजन यहाँ पे इन्होंने खंडात्मक विभाजन कहा है। वही समाज के कई भागों में यानी कई हिस्सों में बटा हुआ है यह संस्तरण। इसमें ऊंच नीच का भी इसमें क्या है, कोई ऊंचा है ओहदे में, कोई नीचा है, कोई जातियों में बटा हुआ है, यानी ये खंडात्मक यानी जातियों में भी बटा हुआ है। संस्तरण ऊंचा नीचे में भी बटा हुआ है,
अतः असामाजिक अंतः क्रियाओं की विशेष करके साथ बैठकर भोजन करने पर प्रतिबंध है। ये आपको तो अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको साथ में कुछ लोग बैठाल के खाना खिलाते हैं, किसी के साथ नहीं खिलाते। ये इस तरीके की परिपाटियाँ हैं। विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न अधिकार, किसी जातियों के पास कोई अधिकार ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास कर्तव्य ज़्यादा है ना। निर्बाध व्यवसाय के चुनाव करने का अभाव है यहाँ पे। मतलब जो पुरानी मान्यताओं के अनुसार हर एक व्यक्ति का एक वंशानुगत पेशा होता था, तो वह अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वही व्यवसाय किया करते थे। अंतः विवाह मतलब एक जाति अपनी ही जाति के अंतर्गत ही विवाह करेगी, दूसरी जाति में विवाह नहीं करेगी। ये कुछ नियम थे। जाति के बाहर विवाह करना प्रतिबंधित था। गुरिये ने जातियों उपजातियों में भेद को स्पष्ट करते हुए उन्होंने जिन्हें हम जातियाँ कहते हैं स्पष्ट रूप से कहा है, जिन्हें हम जातियाँ कहते हैं वे उपजातियाँ हैं। जाति के उद्भव के बारे में उन्होंने प्रजातीय सिद्धांत का समर्थन किया है। ये जीएस गुरिये के विचार थे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।